हाय हेलो इन्वेस्टर्स। ये वीडियो के अंदर हम जो है तीन स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये तीनों स्मॉल कैप स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो एक ही इंडस्ट्री के अंदर है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है एक इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे और फिर इस इंडस्ट्री के अंदर कौन से तीन स्मॉल कैप स्टॉक्स है जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं, क्या पोटेंशियल है उन स्टॉक्स का, और प्रॉपर पूरा इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे। और फिर इसके बाद स्टॉक्स के अंदर क्या सीन है, क्या चल रहा है, कौन कॉल एनालिसिस क्या है, गाइडेंस क्या है मैनेजमेंट का, वो हर चीज़ समझेंगे। अब इस वीडियो के अंदर हम जो इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका प्री इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो है दो टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं। एक होता है आपका ट्रेडिशनल आरसीसी वाला कंस्ट्रक्शन, और दूसरा जो होता है वो है आपका प्री इंजीनियर्ड स्टील वाला कंस्ट्रक्शन। आरसीसी के कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल आपको जो है आपके घर के अंदर फर्नीचर लगवाना है। तो आप फर्नीचर कैसे लगवाते हो? अब फर्नीचर लगवाने के आपके पास दो तरीके होते हैं। आप जो है रेडीमेड फर्नीचर लेकर आ सकते हो, या फिर आप सीधा खुद फर्नीचर वालों को बुलाकर उनसे फर्नीचर कंस्ट्रक्ट करवा कर, और अगेन बहुत सारा हसल बसल होता है इसके अंदर। तो प्री इंजीनियर्ड वाला जो सेगमेंट है वो आपका काम क्या करता है? आपको जो है एक तो टाइम सेविंग प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे तो कन्वीनियंट भी होता है। और अगर आप नॉर्मली ट्रेडिशनल मेथड से फर्नीचर बनवाओगे आपके कारपेंटर्स के थ्रू, और अगर आप नॉर्मली फर्नीचर परचेस कर लाओगे तो ऑब्वियसली जो आप फर्नीचर डायरेक्ट परचेस करते हो वो कंपैरेटिवली चीपर होता है। तो उसी तरीके से जो है आपके बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स होती है, उनका कॉस्ट जो होता है वो कंपैरेटिवली चीपर होता है एज कम्पेयर टू आपकी जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स होती है। और इसके साथ साथ ट्रेंड क्या आ गया है कि बिल्डिंग्स जो है दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग और दूसरी होती है एक होती है आपकी वर्टिकल बिल्डिंग, और दूसरी जो बिल्डिंग होती है वो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग, राइट। तो हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग जो बिल्डिंग होती है वो इस टाइप की बिल्डिंग होती है, जो कि कहाँ यूज़ होती है? आप यूजुअली जब इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाते हो ना, तब आपको लाइन सेटअप करनी पड़ती है। तो वहाँ पे आप खुद जाकर वर्टिकल बिल्डिंग सेटअप करोगे, वर्टिकल प्लांट बनाओगे, तो आपके कंपनी के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा वो, क्योंकि आप जो लाइन सेटअप करोगे उधर, आप जो मशीन सेटअप करोगे वो इतना ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट वर्टिकल में तो ये चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, और इसके लिए आपको जो है हॉरिजॉन्टल प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यूजुअली ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कंपनीज है, प्री इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो ये कंपनीज क्या करती है पता है क्या? जहाँ आपके हॉरिजॉन्टल प्लांट्स होते हैं ना, उन्हें ये लोग बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली इस तरीके का प्लांट जो है वो बिल्ड कर सकते हो। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है, इसके साथ साथ आपका रूफ वॉल और आपका फिर वो इंसुलेशन वाला पार्ट भी जो है इसके अंदर आ जाता है। अब सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि एक तो ये आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो आपको सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा, सैंड लगेगा, ब्रिक्स लगेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं? आपका स्टील, एंकर, चैनल और कॉइल्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे अगर आप ट्रेडिशनल कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाओगे तो उनके केस में क्या होगा कि एक कंपनी होगी, एक कंपनी ही पूरा काम नहीं करेगी, हर एक काम के लिए आपको अलग अलग कंपनी को जो है अप्रोच करना पड़ेगा। तो इससे जिन्हें प्रोजेक्ट बनाना है, हम नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल लोग पॉसिबल है उनके लिए, लेकिन अगर बड़ी कंपनी है जैसे कि टाटा हो गया, बिरला हो गया, अगर उन्हें अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने, तो ऑब्वियसली यार दिन भर अलग अलग प्लांट पे जाकर थोड़ी ना बोलेंगे कि यार आप हमारे लिए इतना कर दो, आप हमारे लिए इतना कर दो। नहीं, इन्हें एक चाहिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, जो कि जो है आपके पीईबी कंपनीज के अंदर ही जो है पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखोगे तो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है आरसीसी के अंदर वो कम्प्लीटली ऑन साइट होता है, और पीईबी के अंदर अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन जो है फैक्ट्री के अंदर होता है, असेंबलिंग हो जाती है स्ट्रक्चर की, और एक बार स्ट्रक्चर हो गया तो उसे जो है ये लोग ऑन साइट के ऊपर लेकर आ जाते हैं। टाइम अगेन आरसीसी के अंदर बहुत ज़्यादा लगता है, पीईबी के अंदर कंपैरेटिवली 40 to 50% की जो है टाइम सेविंग का हमें देखने मिलता है। इसके साथ साथ मैन पावर अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली जो आपको आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए मैन पावर लगता है उससे 20 to 25% लेसर मैन पावर लगता है आपको प्री इंजीनियर बिल्डिंग सेक्टर के अंदर। उसके बाद एक और चीज़, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो कॉस्ट एफिशिएंट तो ऑलरेडी है, और इंडस्ट्रीज जो है आजकल पीईबी को जो है प्रेफर कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इनके भी खुद के बेनिफिट्स है। अगर आपको प्लांट बनाना है तो आप कौन सा चीज़ प्रेफर करोगे? आप सीधा पीईबी कंपनी के पास जाओगे, कम टाइम में प्लांट बनवा कर ले लोगे, या फिर आप ट्रेडिशनल कंपनी के पास जाओगे जहाँ आपको कॉस्ट ज़्यादा लेना पड़ेगा, अलग अलग सॉल्यूशंस पे आपको जाना पड़ेगा कि यार ये कंपनी से सीमेंट लेता हूँ, यहाँ से मैं इन्हें बनवाने को देता हूँ, फिर बिल्डर को बुलाता हूँ। ऐसे कर कर आपका जो है टाइम भी जाएगा, कन्वीनियंस भी जाएगा। तो ऑब्वियसली लोग जो है ये टाइम और कन्वीनियंस फैक्टर की वजह से जो है पीईबी को प्रेफर करते हैं, और ये कॉस्ट वाली चीज़ें जो है वो साइड में आ जाती है अगर आप देख रहे हो तो।
अब उसके बाद इस पीईबी के अंदर अगर आप देखोगे तो तीन टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी कंपोनेंट, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी कंपोनेंट, और जैसे कि मैंने आपको बताया थर्ड जो होता है वो रूफ वॉल इंसुलेशन होता है। तो प्राइमरी कंपोनेंट के अंदर जो आपके बड़े बड़े बार्स दिख रहे हैं ना, यहाँ आप वो बनाते हो। सेकेंडरी कंपोनेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही होगी, तो ये सब चीज़ें जो है आपके सेकेंडरी कंपोनेंट के अंदर बनती है। और फिर इसके बाद जो बाकी रूफ वॉल हो गया या आपका इंसुलेशन वगैरह का काम हो गया, तो वो सब जो है आपके सेकेंडरी के बाद आता है। उसके बाद हम जो है एक बार इंडिया का प्री कंस्ट्रक्शन मार्केट देख लेते हैं और इंडिया का जो है कंस्ट्रक्शन मार्केट का भी जो है ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वहाँ पे जो है अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 20 to 24 में अगर आप देखोगे तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो 28% था, और वहाँ पे अगर आप 25 to 29 में देखोगे तो वो जो है 24 to 26% के आसपास चल जाएगा। लेकिन आपका इंफ्रा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा आपका 70% के आसपास। इसके साथ साथ आपका अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज भी केपिक्स कर रही है, पब्लिक कंपनीज भी केपिक्स कर रही है। और जब केपिक्स कर रही है तब ऑब्वियसली आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो ग्रोथ बहुत है। इसके साथ साथ रियल इस्टेट के अंदर भी ग्रोथ देखने मिल रही है, और कंपनीज जो है अपने वेयर हाउसेस के ऊपर स्पेंड करना स्टार्ट कर चुके हैं, कोल्ड स्टोरेज के ऊपर स्पेंड करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन की नीड जो है वो और इंक्रीज होते जा रही है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है कंपनीज को केपेक्स करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स भी देता है, सब्सिडीज भी देता है, जिससे कंपनीज भी जो है जिसके थ्रू केपेक्स करते जा रही है। और ये सारे कुछ योजनाएं अगर आप देखोगे तो PMAYU वाली योजना है, फिर इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान रन कर रहा है गवर्नमेंट, उसके बाद अर्बन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो गए, सागरमाला हो गई, और फिर उसके बाद जो है भारतमाला परियोजना भी जो है गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स जो है कुछ रन कर रहा है। अब इंडिया के प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग मार्केट के आसपास आ जाए तो इस मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी तीन टाइप से, एक हो आपका बिल्डिंग, दूसरा जो है आपका इंफ्रा, और तीसरा जो है आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो FY24 से लेकर FY29 तक ये मार्केट जो है 10 to 11% CAGR के आसपास एक्सपेक्टेड है ग्रो करना। फिर इसके बाद आप इंफ्रा के अंदर आओगे तो इंफ्रा के अंदर अगर आप एक चीज़ देखोगे तो 24 to 29 12 to 14% CAGR का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और फिर आपका बिल्डिंग वाला सेगमेंट आता है तो वहाँ से 10 to 14% के आसपास का जो है ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मैक्सिमम आपका जो PEB वाला सेगमेंट है वो जो है आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ की वजह से ही जो है यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने मिलती है। और इसके साथ साथ आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका वेयर हाउसेस है, प्राइवेट केपेक्स है, डेटा सेंटर हो गया, पावर प्लांट हो गया, एयरक्राफ्ट हैंगर हो गए, तो ये सारी चीज़ें भी जो है PEB कंपनीज आपकी बनाती है। FY24 के अंदर अगर आप स्प्लिट देखोगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है। अब भी करेंटली अगर आप कंस्ट्रक्शन के अंदर देखोगे ना तो RCC जो है अबाउट 95% ऑफ आपका इंडस्ट्री है, और अगर आप PEB का साइज देखोगे तो वो सिर्फ 5% के आसपास का है। और फिर उसके बाद अगर आप ऑर्गेनाइज टू अनऑर्गेनाइज स्प्लिट देखोगे, इंडस्ट्रियल स्प्लिट, तो ऑर्गेनाइज जो है 45% के आसपास है और अनऑर्गेनाइज जो है 55% के आसपास है। अब क्या डिफरेंस आ रही है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर? ऑर्गेनाइज्ड के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जो बड़ी बड़ी प्लेयर्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, जैसे कि टाटा हो गया, बिरला हो गया, तो इन्हें अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो ऑब्वियसली ये जो है बड़ी कंपनीज के पास जाएंगे जो कि प्री इंजीनियर्ड PEB वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है, और उनके पास जाके ये लोग बोलेंगे कि यार आप एक काम करो, आप हमें प्रोजेक्ट बनाकर दे दो। ऑब्वियसली ये अनऑर्गेनाइज छोटी छोटी कंपनीज के पास नहीं जाएंगे। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आपका प्लांट का साइज 2 करोड़ या 2 करोड़ के नीचे, तब आप अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से काम चलवा सकते हो, नहीं तो फिर आपको जो है ऑर्गेनाइज सेगमेंट की तरफ ही जाना पड़ेगा। एक तो उनकी ब्रांड वैल्यू वगैरह भी होती है, तो जस्ट इन केस कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है जस्ट इन केस, तो आप जो है उन्हें जाकर ब्लेम कर सकते हो, आप उनसे कंपेंसेशन मांग सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। अब ऑर्गेनाइज्ड के अंदर अगर हम स्प्लिट देखें तो जो आपके टॉप 6 प्लेयर्स है उनका अगर आप स्प्लिट देखोगे तो 85% है, और जो आपके अदर प्लेयर्स है वो जो है 15% ऑफ इंडस्ट्री जो है कंस्टिट्यूट करते हैं। अब कौन सी कंपनीज ये वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है, आप देखोगे तो कुछ कंपनीज है जैसे कि ईपैक प्रीफैब। अब ये कंपनी जो है ये लिस्टेड नहीं है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज ये एक छोटी माइक्रो कैप कंपनी है जो कि एक्चुअली लिस्टेड है। इंटर आर्क बिल्डिंग, ये कंपनी का परफॉर्मेंस जो है एक्चुअली अच्छा चल रहा है। फिर इसके बाद किरबी बिल्डिंग्स अगर आप देखोगे तो अगेन दिस कंपनी इज़ नॉट लिस्टेड। फिर M&B इंजीनियरिंग है, पेनार इंडस्ट्रीज है, ज़मीन स्टील है, और इसके साथ साथ जो है स्मिथ स्ट्रक्चर नाम की भी जो है एक और कंपनी है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं, Tier 1, Tier 2 और Tier 3। अब Tier 1 के अंदर अगर आप देखोगे तो कौन सी कंपनीज काम करती है, इंटर आर्क बिल्डिंग मटेरियल ये आपके Tier 1 के अंदर काम करती है, और किरबी जो है वो भी आपके Tier 1 के अंदर काम करती है। Tier 2 के अंदर अगर आप देख रहे हो तो आपका पेनार हो गया और ईपैक जैसी कंपनीज जो है वो Tier 2 के अंदर काम करती है। अब Tier 1 और Tier 2 के अंदर एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है?
टीयर 1 के अंदर आप जो है बड़े बजट प्रोजेक्ट्स बनाते हो। अगर आप देखोगे तो टाटा का कोई बहुत बड़ा स्टील का प्लांट है तो वो जो है आपके टीयर 1 प्रोजेक्ट के अंदर आता है। लेकिन टीयर 2 के अंदर क्या आता है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसी कंपनी की, जैसे कि कुछ प्लांट है, उस प्लांट का एक पार्ट जो है आपको पीईबी वगैरह के थ्रू बनवाना है, तो आप जो है टीयर 2 कंपनी के पास जा सकते हो। यूजुअली आप इस तरीके से सोच सकते हो कि टीयर 1 कंपनीज है उनका प्रोजेक्ट साइज जो है वो कंपैरेटिवली आपके टीयर 2 से जो है हाई होता है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर हमें क्या क्या फैक्टर्स जो है वो देखने चाहिए। अब क्या फैक्टर्स हमें ट्रैक करनी चाहिए, एक तो हमें जो है इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स ट्रैक करनी चाहिए, इसके साथ साथ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है इन कंपनीज़ की, फिर इसके बाद आपको ऑर्डर बुक ट्रैक करनी चाहिए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपको देखना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है कुछ 80% के आसपास होता है, 80 to 85% के आसपास, उसके ऊपर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं जाता है। उसके बाद आपको जो है इनके मार्जिन ट्रैक करनी चाहिए, क्योंकि इनके जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो आपके मार्जिन का ही है। जब आपके मार्जिन ख़राब हो जाते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे तो कंपनी को जो है ऑपरेटिंग डी लेवरेज फेस करना जो है कंपनी स्टार्ट कर देती है। तो मार्जिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब उसके बाद अगर आप आओगे तो एक कंपनी जिसके साथ ये लो मार्जिन्स का दिक्कत देखने मिला उसका नाम है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़। अब एवरेस्ट के केस में अगर आप देखोगे तो अगेन इनके जो मार्जिन्स है वो रिड्यूस हो गए, जो कि इनके अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 5% के आसपास थे। अब 5% से मार्जिन जो है -2% के आसपास जा चुके हैं। यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो भले ही टॉप लाइन ग्रोथ आपकी 5% की है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है -15% की है। और ईयर ऑन ईयर के आसपास अगर आप देखोगे प्रॉफिट फॉर पी जो है वो -15 आई एम सॉरी, और आपका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो -2000% की है। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट का डी ग्रोथ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी जो है ऑपरेटिंग डी लेवरेज फेस कर रही। तो ये एक दिक्कत है। ये इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा इशू है कि यार एक बार आपके मार्जिन रिड्यूस हो गए तो ऑटोमेटिकली डी लेवरेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या ये इंडस्ट्री साइक्लिकल है क्या? अगर आप देखोगे तो ये इंडस्ट्री जो है एक्चुअली साइक्लिकल इंडस्ट्री है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है आपके प्राइवेट सेक्टर का जो केपेक्स है उससे लिंक्ड है। इसके साथ साथ इनके जो मार्जिन है वो अप एंड डाउन चलते रहते हैं। आपके रॉ मटेरियल के ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और जब आपके रॉ मटेरियल के प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होता है तो आपके मार्जिन भी जो है वो फ्लक्चुएट होना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आपके मार्जिन जो है इंक्रीज होते रहते हैं, आपकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, सस्टेन्ड है, 15-20% की रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप उठा रहे हो, तो आपके कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल सकता है या डी लेवरेज भी फेस करने मिल सकता है, अगर आपके कंपनी के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, जो कि हमें एवरेस्ट के केस में देखने मिल रहा है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के कंपनीज़ के अंदर देखना चाहिए, वो है इनकी ऑर्डर बुक और मार्जिन्स। अगर आप ऑर्डर बुक का साइज देखोगे तो इनकी ऑर्डर बुक जो है, अब ऑर्डर बुक भी जो है 3 टाइप की होती है। एक होती है आपकी लॉन्ग डेटेड, दूसरी होती है आपकी मीडियम डेटेड, और तीसरी जो होती है वो आपकी शॉर्ट डेटेड होती है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर किस टाइप की ऑर्डर बुक है? पीईबी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो इनकी ऑर्डर बुक जो है शॉर्ट डेटेड ऑर्डर बुक है। अगर आप देखोगे तो लॉन्ग डेटेड ऑर्डर बुक जो है आपको शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने मिलती है, डिफेंस कंपनीज़ के अंदर देखने मिलती है, मीडियम डेटेड आपको रेलवे वगैरह के अंदर देखने मिल सकती है। और इस इंडस्ट्री के अंदर इनकी जो ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन का टाइम है वो कुछ 8 to 9 मंथ्स के आसपास है, तो दैट इज़ डिसेंट। अब इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री के अंदर एक और रिक्वायरमेंट होती है, वो है आपका ट्रेंड मैन पावर। जितने ज़्यादा आपके इंजीनियर्स ट्रेंड होंगे, जितना ज़्यादा आपका मैन पावर ट्रेंड होगा, उतना ज़्यादा बेटर होगा आपकी कंपनी के लिए। तो आप अगर पीबी सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके जो मैन पावर कॉस्ट है, जो आपके एम्प्लॉय कॉस्ट है, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आप यहाँ नोटिस करोगे तो इंटर आर्क में भी अगर आप देखोगे तो आपका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो अच्छा खासा है, 11% है, और बचा हुआ 61% जो है वो मटेरियल कॉस्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो कंपनी अगर अपनी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, वो आपको जो है सेल्स ग्रोथ ट्रैक कर कर समझ जाएगा। मतलब कि ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, एग्जीक्यूशन पुअर है, तो आपको दिखेगा कि सेल्स के ग्रोथ के अंदर भी जो है वापस डिग्रोथ देखने मिल रहा है। तो अगेन ये कंपनी जो है सफ़र करने लग जाएगी। तो आपको ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन भी ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर बुक लेकर फ़ायदा नहीं है ना, वो ऑर्डर बुक आपको एग्जीक्यूट भी तो करनी पड़ेगी एज अ कंपनी, तभी तो आप ग्रो करोगे। नहीं तो फिर क्या फ़ायदा? ऑर्डर तो कोई भी उठाकर लेकर आ जाएगा, एग्जीक्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और किस टाइम पर आप एग्जीक्यूट करते हो वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके बाद आप एक और चीज़ देखोगे तो आपका जो कंपनी का एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन इन द सेंस कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट खत्म करते हो, आप किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो, क्या आपके क्लाइंट आपके प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड है क्या? तो इस टाइप का आपका एग्जीक्यूशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो ही आपका इंडस्ट्री के अंदर नाम होगा, तो ही लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके पास मैक्सिमम क्लाइंट्स आएगा। और अगर आपका एग्जीक्यूशन ही खराब है, आप प्रोजेक्ट्स ही पुअर क्वालिटी के बना के दे रहे हो, तो आप मुझे बताओ भला कोई क्लाइंट जो है आपके पास क्यों आएगा? तो ये कुछ रिस्क होते हैं, आपको एग्जीक्यूशन जो है अच्छा मेंटेन करके रखना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के अंदर।
अब मार्जिन्स की तो हम बात कर चुके हैं, एक और रिस्क जो है ये कंपनीज आपकी फेस करती है। अब तीनों कंपनीज की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में हम आगे बात करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो स्टील के प्राइसेस के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिलता है। तब अगर आप देखोगे तो इनके एबिटा मार्जिन जो है ऑटोमेटिकली थोड़े बहुत इंप्रूव होते हैं, लेकिन जब स्टील के प्राइसेस के अंदर हमें फॉल देखने मिल रहा है तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगेन आपकी जो बिलिंग वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है फिक्स्ड कॉस्ट पे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट पे होते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपकी बिलिंग वैल्यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से आपको टॉप लाइन ग्रोथ के अंदर फॉल देखने मिलता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है, और मैक्सिमम जब स्टील के प्राइसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं तब अगर आप देख रहे हो तो इनकी टॉप लाइन ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन इनके मार्जिन्स जो है वो डिसेंट लेवल के आसपास जो है मार्जिन्स चलते होते हैं, मतलब फ्लैटिश होते हैं यूजुअली मार्जिन्स। अब अगर प्री इंजीनियर्ड सेगमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप सेल्स ग्रोथ आपकी अच्छी है तो ही आपके मार्जिन जो है सस्टेन्ड रहेंगे। अगर सेल्स ग्रोथ खराब होने लग गई तो मार्जिन जो है हर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अब जो है हम कंपनी एनालिसिस स्टार्ट कर देते, एक पे एक कंपनी को जो है अटैक करते हैं। अब पहली कंपनी जो है उसका नाम है इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। अब इंटरआर्क की बात करो तो इनकी टोटल कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 1,60,000 के आसपास है MTA, और ये इनकी कुछ कैपेसिटी है वो 2 लाख MTA के आसपास जो है वो जाने वाली है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका जो है आंध्र प्रदेश के अंदर भी केपेक्स आ रहा है, बहुत बड़ा केपेक्स आ रहा है, जो कि इनकी फैसिलिटी को जो है 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम के आसपास लेकर जाने वाला है। अब रेवेन्यू पोटेंशियल अगर आप इंटरआर्क के Q3 के नंबर्स देखोगे तो Q3 के अंदर इन्होंने जो है 15% का जो है ग्रोथ दिखाया अपने टॉप लाइन के अंदर, और प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे तो प्रॉफिट के अंदर हमें जो है 28% का ग्रोथ देखने मिला। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा देखने मिल रहा है। और अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन के अंदर भी जो है हमें पिछले क्वार्टर से इंप्रूवमेंट देखने मिला है। दैट इज अगेन अ गुड थिंग, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर कंपनीज ऑपरेटिंग लेवरेज। अब इसके बाद हम अगर इंटरआर्क की बात करें तो इनके केस में जो है इनके जो 80% ऑफ ऑर्डर्स है वो आपके रिपीट ऑर्डर्स है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 10 कस्टमर्स केटर कर रहे हो तो 10 में से जो 8 कस्टमर्स है वो आपके पास आएंगे। ये इंटरआर्क के कुछ प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि एयरपोर्ट एट दिल्ली के अंदर इन्होंने एक प्रोजेक्ट के अंदर ये लोग पार्ट थे, हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाई इन्होंने बेंगलोर के अंदर, इसके साथ साथ ये लोग टायर मैन्युफैक्चरिंग भी करते, चेन्नई के अंदर इन्होंने ये प्लांट सेटअप किया हुआ है। आपका लॉजिस्टिक्स पार्क के अंदर हरियाणा के अंदर पंजाब के अंदर इन्होंने प्लांट सेटअप किया। फिर अगर आप डेटा सेंटर बिल्डिंग देखोगे तो ये जो है नवी मुंबई में इन्होंने कंस्ट्रक्ट करी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यार आपके डेटा सेंटर कंपनी का जो है ये प्रॉक्सी बन चुका है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन से कंपनी के रेवेन्यू जो है आपके हॉस्पिटल से कितने आते हैं, एयरपोर्ट से कितने आते हैं। तो आप इस कंपनी को किसी भी इंडस्ट्री का प्रॉक्सी मत समझो यार, आप इस कंपनी को ऐसे समझ सकते हो कि ये जो है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का प्रॉक्सी, आपके इंडिया के अंदर प्राइवेट केपेक्स कितना होता है उस इंडस्ट्री का ये कंपनी प्रॉक्सी है। अब इस तरीके से इसे सोच सकते हो। अब इसके बाद जो है मैं आगे जाकर बात करूँ आपके इंटरआर्क बिल्डिंग की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या की ट्रिगर्स हो रहे हैं इस कंपनी के अंदर। तो इस कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो पहली चीज़, इस कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, दैट इज़ गुड थिंग। कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, इनका आंध्र प्रदेश के अंदर प्लांट आ रहा है जिसकी वजह से अगेन इनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी अच्छी खासी। उसके बाद ये लोग जो है Tier 1 सप्लायर है, तो इनकी ऑर्डर वैल्यू अगर आप देखोगे तो हाँ बहुत ज़्यादा हाई है। और आंध्र प्रदेश के बाद ये लोग जो है गुजरात के अंदर भी जो है अपना केपेक्स लेकर आ रहे हैं। टोटल इनकी अगर आप फैसिलिटी देखोगे तो टोटल इनकी जो है अभी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और एक जगह जो है केपेक्स चल रहा है। ऐसे अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया इन्होंने जो है प्रेजेंस अच्छा खासा बना कर रखा है। इंटरआर्क की मैं बात कर रहा हूँ। इंटरआर्क का अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल देखोगे और रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो वो भी जो है अच्छा खासा हाई पे जो है जा चुका है। अब इसके बाद अगर हम वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो वर्किंग कैपिटल डेज अगेन इनके मेंटेन्ड है, और ये वर्किंग कैपिटल डेज वाला प्रॉब्लम जो है हमें पेनार नाम की कंपनी के अंदर देखने मिलता है, जो कि अगेन इसी इंडस्ट्री के अंदर है। तो वर्किंग कैपिटल डेज इनके कुछ 24 के आसपास है, जो कि अगेन हेल्दी है। इसका मतलब यह है कि यार इन्हें पेमेंट्स वगैरह जल्दी मिल रहा है और इनका कैश कन्वर्जन साइकिल जो है बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है कंपनी के लिए। उसके बाद अगर आप ये कंपनी क्या बता रही है, अगर आप देखोगे तो कॉनकॉल के अंदर इन्होंने बताया कि ये अपने रेवेन्यूज जो है अपना जो FY24 का बेस है वहाँ से विदिन 3 ईयर्स वाले स्पैन पे या 4 ईयर्स वाले स्पैन पे जो है डबल कर देंगे। और इन्होंने टॉप लाइन का गाइडेंस कितना दिया है? टॉप लाइन का गाइडेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 24 to 25% का जो है टॉप लाइन ग्रोथ का ये कंपनी गाइड कर रही है। करंटली अगर आप इस कंपनी की ऑर्डर पाइपलाइन देखोगे तो 4000 करोड़ के आसपास इनकी ऑर्डर पाइपलाइन है, और इसमें से इनके पास अगर आप देखोगे तो 2500 ऑर्डर्स ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि एक्चुअली कंफर्म्ड है। उसके बाद अगर आप Q3 FY25 के नंबर्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। FY26 के गाइडेंस की बात करूँ तो कंपनी का मैनेजमेंट 15 to 20% का गाइडेंस बता रहा है, और मार्जिन्स अगेन अगर आप देखोगे तो इनके जो है स्टेबल मार्जिन्स हो गए।
अब चलो ठीक है, ये सब बात ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि आपकी जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो आपको पोस्ट FY26 देखने मिलेगी, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो इनका केपेक्स आ रहा है, एक आपका आंध्र प्रदेश वाला और दूसरा जो है आपका गुजरात वाला। तो आपका Q1 FY26 से जो है कंपनी के पास अच्छा खासा वो केपेक्स वगैरह लाइव हो जाएगा, वहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 75% के आसपास चल जाएगा। तो वहाँ से कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि हम जो है 500 के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, 500 करोड़ का। तो आप उस हिसाब से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 500 करोड़ का 75% कितना होता है, और आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे तो कंपनी ने, अगर आप इनकी कॉन कॉल रीड करोगे तो कॉन कॉल के अंदर तो कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस का नंबर जो है आपको डायरेक्ट ही दे दिया है, जो कि आप अभी देकर जाकर पढ़ सकते हो। और दूसरा, इनका 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप इमीडिएटली जब प्लांट सेटअप करते हो तब ऑब्वियसली आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। तो ये एक सीन है। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आप इनके कॉन कॉल के अंदर इनका गाइडेंस चेकआउट करोगे तो गाइडेंस अगेन इन्होंने 2200 के आसपास कुछ दिया था, दैट इज़ 15% ग्रोथ का ही हो गया। अब इसके बाद पेनार की बात करें, पेनार भी जो है आपकी एसी सेगमेंट के अंदर काम करती है। अब पेनार की बात करते हैं, अगर हम पेनार का पहले Q3 नंबर्स देखें तो यार पेनार के अंदर जो ग्रोथ हमें देखने मिल रही थी इतनी अच्छी नहीं देखने मिल रही थी पहले, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर Q3 के अंदर पेनार के जो ग्रोथ नंबर्स है वो अच्छे हैं। जहां अगर आप पेनार की टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो 12.75% के आसपास कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो की है। मार्जिन अगर आप पेनार के देखोगे तो अगेन 10% के मार्जिन है, दैट इज़ हेल्दी, आपके इंटर के लेवल पे ही है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देख रहे हो तो 20% का प्रॉफिट ग्रोथ है। इसका ये मतलब है कि कंपनी को जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अब पेनार का जो है, अगर आप वर्किंग कैपिटल डेज देखोगे तो इनके, अगर आप इंटर आग के कंपेयर करोगे तो सिर्फ 24 थे, यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो 61 के आसपास जा चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो हाँ हाई है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि ये लोग जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं और इसे जो है पीयर्स का जो लेवल है इनका, मतलब इंटर आर्क और बाकी जो इनके पीयर्स है उनके लेवल के आसपास लेकर आने वाले हैं। अब पेनार क्या कर रहा है, पेनार जो है, इनके दो टाइप के बिजनेस थे अभी करंटली, इनका जो करंट बिजनेस है वो, और दूसरे जो थे इनके लेगेसी वाले बिजनेस थे। अब लेगेसी वाले बिजनेसेस के अंदर प्रॉब्लम क्या हो गया कि वहाँ पे इनके मार्जिन्स कम थे, जहाँ इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कंपनी जनरेट कर रही थी वो बहुत ज़्यादा कम था। तो अभी कंपनी जो है आपके हाई मार्जिन बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रही है, जहाँ आपका ROCE भी जो है इंक्रीज होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब पेनार अगर आप देखोगे तो ये लोग US के अंदर भी प्लांट सेटअप कर लिए और इंडिया के अंदर भी जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और इंडिया और US के अंदर इनके जो भी प्लांट्स है वहाँ पे ये लोग जो भी रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं, ये सारे रॉ मटेरियल जो है ये लोग लोकली सोर्स करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि इंडिया के US भिजवा देते, US के इंडिया भिजवा देते। तो जस्ट इन केस अगर ट्रंप ने जो है ड्यूटी लगा दी तो आपके इस स्पेस के अंदर आपके पेनार को जो है बिल्कुल प्रॉब्लम फेस करने नहीं मिलेगा, और कोई भी रिस्क नहीं है पेनार के ऊपर। अभी करंटली अगर आप इनका लेगेसी बिजनेस का स्प्लिट देखोगे तो कुछ 35% ऑफ इनका जो अभी करंट रेवेन्यूज़ है वो लेगेसी बिजनेसेस के थ्रू आता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि आपका Q4 या Q1 FY26 तक कंपनी का जो ऑर्डर बैकलॉग इफेक्ट है वो हमें वो देखने मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर के अंदर थोड़ा स्लो डाउन हो गया था ऑर्डर, जो कि हमें Q4 के अंदर स्पिल ओवर होता हुआ दिखेगा और आपके Q1 के अंदर स्पिल ओवर होता हुआ दिखेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ऑर्डर कैंसिल हो गए, ऑर्डर बुक जो है आपकी सिर्फ शिफ्ट हो गई है, आपके ऑर्डर्स अभी भी है, सिर्फ आपको डिमांड के अंदर थोड़ा चेंज देखने मिला है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे आपके प्री इंजीनियर्ड कंपनीज़ के अंदर, अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो अगेन यहाँ पे आपकी डिज़ाइन टीम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि डिसाइड करती है कि आपके प्रोजेक्ट का टाइम कितना लगेगा, आपके प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट कितना होगा, और फिर उसके बाद जो है बाकी डिसीजंस लिए जाते हैं। और आपके प्री इंजीनियर्ड कंपनी जो है बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने की कोशिश कर रही है। अब इस वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी 2 कंपनी डिस्कस कर चुके हैं, तीसरी वाली तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, एवरेस्ट, जहाँ अगर आप देखोगे तो अगेन ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, ऑपरेटिंग डी लेवरेज फेस कर रही है कंपनी, मार्जिन रिड्यूस होते जा रहे हैं। एवरेस्ट को अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है आपके एसी रूफिंग सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। और यहाँ पे अगेन अगर आप चीज़ देखोगे तो इनका जो है स्पेंडिंग के ऊपर, केपेक्स स्पेंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। अगेन रॉ मटेरियल के जो प्राइजेस है उनके ऊपर भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर रॉ मटेरियल के प्राइजेस वॉलेटाइल हो गए तो अगेन कंपनी के मार्जिन वगैरह जो है सफ़र करने स्टार्ट कर देंगे। और एस्बेस्टॉस करके इनका एक रॉ मटेरियल है जिसकी अगर आप माइनिंग देखोगे तो कनाडा के अंदर जो है इसका माइनिंग बैन कर दिया था। तो जस्ट इन केस अगर इस रॉ मटेरियल का माइनिंग जो है बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी बैन हो जाता है, तो जो कि एक रिस्क अब तक हुआ नहीं है, लेकिन ये कंपनीज़ के ऊपर जो है अच्छा खासा रिस्क आ जाएगा इस रीज़न की वजह से। तो यही था आपका प्री इंजीनियरिंग वाला सेगमेंट जिसमें हमने जो है 3 कंपनीज डिस्कस की। होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और आपको आइडिया लग गया होगा। अब इस इंडस्ट्री के अंदर रिस्क जो है वही है, साइक्लिकलिटी वाला रिस्क है कि जस्ट इन केस थोड़ा बहुत केपेक्स के अंदर स्लो डाउन हो जाता है तो इस कंपनी, आपके इन कंपनीज़ के अंदर जो है ग्रोथ के अंदर इफेक्ट देखने मिलेगा।
अब इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे जो है आपको इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना है। अब इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम की बात करोगे तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रोग्राम का जो है प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रोग्राम का प्राइस जो है मैं अभी 1399 रख रहा हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्राइस जो है आपके मंडे अप्रैल 21 से ही जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑलरेडी अगर आप किसी को रजिस्टर करना है तो वो जो है आप भी कर सकते हो आप। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको जो है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जहाँ आपको जो है 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है मुझसे, जहाँ आप मुझसे 1-on-1 डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, और आपके जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डाउट है, कोई भी कंपनी रिलेटेड डाउट्स है, तो आप मुझसे 1-on-1 कनेक्ट कर जो है पूछ सकते हो। किसी का वैल्यूएशन आउटलुक चाहिए या कोई कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको जो है मेंटरशिप प्रोग्राम के ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहाँ आपको डेली आर्टिकल्स मिल रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है कि मैं कौन से स्टॉक्स रीड कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं स्टॉक्स रीड करने के बाद जो भी मेरा क्या आउटलुक है उन स्टॉक्स के ऊपर, वो सब मैं आपको वॉइस नोट्स के थ्रू और अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू जो है वो शेयर कर देता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर ये भी बताता हूँ कि कौन से स्टॉक्स मैं बाय कर रहा हूँ, कौन से स्टॉक्स मैं सेल कर रहा हूँ, और आपको जो है पूरा आउटलुक मिलता है। ये बाय सेल रिकमेंडेशन के पर्पज से नहीं है, ये आपको इस तरीके से मैं अपनी आइडियोलॉजी इसमें शेयर करता हूँ, और आपको पता चलता है कि यार मैं क्या आइडियोलॉजी के बेसिस पे स्टॉक को बाय कर रहा हूँ, या क्या आइडियोलॉजी के बेसिस पे किसी भी स्टॉक को जो है सेल कर रहा हूँ। अब इसके बाद लाइव रिजल्ट सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग जो है लाइव वर्कशॉप्स करते हैं। एवरी वीक हम लोग 1 आवर बैठते हैं, जहाँ हो सकता है 1 आवर से भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है कभी कभी वर्कशॉप। तो जहाँ हम लोग जो है रिजल्ट डिस्कस करते हैं कि कौन से कंपनी के जो है किस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, क्या आउटलुक हो सकता है उस कंपनी के अंदर। तो अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है तो जल्द से जल्द कर देना। अभी अगर आप जब तक ये वीडियो देख रहे हो तब तक प्राइस जो है वो 1399 हो चुका है। अब वेट मत करना कि यार प्राइस जो है कुछ फॉल करेगा, कुछ डिस्काउंट होगा, कुछ नहीं होने वाला है ऐसे। इनफैक्ट मैं जो है मेंटरशिप प्रोग्राम का प्राइस जो है और इंक्रीज़ ही करने वाला हूँ। तो जल्द से जल्द 1399 में रजिस्टर कर लेना। बाद में बोलना मत डिस्काउंट देना, क्योंकि डिस्काउंट मिलेगा नहीं और प्राइजेस जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो अगेन आप रिग्रेट करते रहोगे, क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर चुके हैं जो कि 999 पर रजिस्टर नहीं कर पाए। तो यही था। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके प्री इंजीनियर कंपनीज़ का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।